ये जगह तुम लोगों के लिए मुनासिब नहीं है, मेरे साथ आओ, भैरू सिंह ने कहा। ललिता ने बाहर वाला दरवाज़ा अच्छी तरह चेक कर लिया और तमाम बत्तियां बुझा दी जो हमने जलाई थीं। हम सुरंगों में उनके साथ चलते रहे। मैंने कुछ देर बाद ही महसूस कर लिया था कि हम किसी और रास्ते पर जा रहे थे। तकरीबन 20 मिनट तक पेचो खम खाती हुई सुरंगों में से गुजरने के बाद हम मंदिर वाली पहाड़ी की दूसरी तरफ एक और बंगला नुमा खूबसूरत मकान में निकल आए। इसके सामने कुशादा और खूबसूरत लॉन भी था और बाउंड्री वॉल तकरीबन 12 फीट बुलंद थी। बंगले के सामने एक तंग सा रास्ता था जो तकरीबन एक फरलांग आगे जाकर सड़क से जा मिलता था। यहाँ तुम लोग आराम से रह सकोगे। मैं एक दासी को यहाँ भेज दूंगा जो तुम लोगों के लिए जल पानी का बंदोबस्त कर देगी। वो कहते हुए ललिता की तरफ मुड़ गया। ललिता, तुम जाओ, इनके लिए जल पानी का बंदोबस्त करो, मैं इस पाजी से कुछ बातें करूंगा। पाजी नहीं नाजी, मैंने तस्हीह की। वही पंडित भैरू ने सर हिला दिया। ललिता इसी खुफिया रास्ते में दाखिल हो गई और हम आलीशान नशिस्तगाह में बैठकर बातें करने लगे। छमिया ला ताल्लुक सी बैठी रही और कुछ देर बाद वो उठकर इस बंगले का मुआयना करने लगी। नागराज तो है ही राक्षस, पर शमशेर सिंह भी बड़ा पखंडी है, पंडित भैरू कह रहा था। वो इसका दस्तराज है, इसे रास्ते से हटा दिया जाए तो नागराज की आधी ताकत खत्म हो जाएगी। शमशेर सिंह कौन है? मैंने उलझी हुई निगाहों से इसकी तरफ देखा। राणा शमशेर सिंह, पंडित भैरू बोला। शहर के 3 बड़े होटल इसकी मलकियत हैं। इसके अलावा बड़ी लंबी चौड़ी जायदाद बना रखी है इसने। 10 साल पहले यहाँ आया था तो मेरी तरह लंगोटी बांधे हुए था, फिर पता नहीं इसने ये सब कुछ कैसे बना लिया। नागराज को उठाने में इसका भी बड़ा हाथ है, मगर मैंने तो सुना है कि नागराज को किसी सरकारी एजेंसी की हिमायत हासिल है। मैंने कहा। रॉ का नाम मैंने जानबूझकर नहीं लिया था, वो तो सभी जानते हैं, पंडित भैरू ने कहा। इसी वजह से बड़े बड़े नेता और मिनिस्टर भी इसके सामने झुककर नमस्कार करते हैं। पर शमशेर सिंह का कांटा निकल जाए तो इसकी आधी ताकत खत्म हो जाएगी और आदिनाथ मंदिर हमारे कब्जे में आ जाएगा। मैं चौंके बगैर नहीं रह सका। गोया पंडित भैरू सिंह भी मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। अब तक जिन लोगों को मैंने अपना हमदर्द पाया था, इन सब का मकसद एक ही था, इन सब का मुश्तरका दुश्मन भी एक ही था, नागराज। और वो लोग मुझे इसके खिलाफ मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे। खुद इनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो नागराज के खिलाफ कोई कदम उठा सकते और इत्तेफाक से मेरा दुश्मन भी वही था। इस बात का मुझे बखूबी अंदाज़ा हो चुका था कि नागराज इस शहर के लोगों के लिए हवा बना हुआ है। इसकी शख्सियत ने इन सब को मुसख्खर कर रखा है और मुझे इस बुत को तोड़ना था। हम देर तक राणा शमशेर सिंह और कुछ और नामों के बारे में बातें करते रहे। तकरीबन 1 घंटा बाद ललिता ही हमारे लिए खाना लेकर आ गई। इसके साथ एक और लड़की भी थी। इसकी उम्र 20 साल से ज़्यादा नहीं थी, बेहद हसीन थी। इसका लिबास भी कुछ अजीब सा था। आधे गज कपड़े का टुकड़ा जिस्म के निचले हिस्से पर लिपटा हुआ था और जिस्म के बालाई हिस्से पर लिपटा हुआ कपड़ा तो 2 बालिश से ज़्यादा नहीं था। मुझे पंडित की किस्मत पर रश्काने लगा, ऐश कर रहा था। ललिता और पंडित भैरू चले गए, लेकिन समुद्री नाम की वो दासी हमारे पास ही रुक गई। छमिया के चेहरे के तासुरात से मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि वो समुद्री से कुछ जलने लगी है। ये बंगला मेरे लिए बेहतरीन पनाहगाह साबित हुआ था। यहाँ मैं ऊंची 4 दीवारी के अंदर आज़ादी से घूम फिर भी सकता था और किसी की मुदाखलत का अंदेशा भी नहीं था। बरामदे में खड़े होकर सामने वाली पहाड़ियों का नज़ारा भी किया जा सकता था। इन पहाड़ियों पर कहीं कहीं कॉटेज और बंगले वगैरह भी दिखाई दे रहे थे। मुझे इस बंगले में रहते हुए 20 दिन गुजर गए। इस दौरान ना तो मैं बाहर निकला और ना ही किसी और जरिए से अलका अग्निहोत्री या शांता से रब्ता करने की कोशिश की थी। हो सकता है वो दोनों मेरे बारे में कुछ और रंग में सोच रही हों। इन 20 दिनों में मेरी दाढ़ी और मूंछें बेतहाशा बढ़ चुकी थी, सर के बाल भी बढ़ गए थे। मैंने एक ख़ास मकसद के तहत कई रोज़ से ना तो दाढ़ी मूंछों को छिड़वाया था और ना ही सर के बाल बुनवाए थे, जिसके नतीजे में वो चिड़िया के घोंसले की तरह फैल गए थे। और फिर एक रोज़ मैंने बाहर निकलने का फैसला कर लिया। पंडित भैरू ने मेरे लिए साधुओं वाले लिबास और दूसरी चीज़ों का बंदोबस्त कर दिया था। घुटनों तक लंबा गेरवा चोगा, दोनों कलाइयों में स्टील के कड़े, हाथों की उंगलियों में चांदी की मोटी मोटी अंगूठियां जिसमें मसनूई अकीक और इस किस्म के पत्थर जड़े हुए थे, माथे पर कुशका, गले में रंग बरंग मोटे मोटे मोतियों की मालाएं, एक हाथ में तरशोल और दूसरे हाथ में तकरीबन 1.5 फीट लंबा एक गोल डंडा जिसे इसी हाथ से इस कलाई में पड़े हुए आहनी कड़े को बजाता। पैरों में लकड़ी की खड़ाओं जिन्हें पहनकर मैंने कई रोज तक चलने की प्रैक्टिस की थी। मेरी आंखों में खून जैसी सुर्खी थी, कांधे पर एक मैला सा थैला भी लटका हुआ था। इस अरसे में मैंने समुद्री, ललिता और पंडित भैरू से हिंदी की चंद जुमले भी सीख लिए थे। हिंदी अल्फाज बोलने में छमिया ने भी मेरी बड़ी मदद की थी। उस रोज सुबह 11 बजे जब मैं मंदिर के गेट से बाहर निकला तो मुझे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि मैं मुसलमान हूँ। मैं हर लिहाज से हिंदू साधु ही लग रहा था। चलते हुए मैं कुछ ऐसे श्लोक भी पढ़ता जा रहा था जिन्हें मैं खुद नहीं समझा था, दूसरों की समझ में क्या आते। मैं दिन भर शहर में घूमता रहा, मुख्तलिफ मंदिरों में भी गया। खड़ाओं की वजह से मुझे चलने में खासी तकलीफ हो रही थी।
इसलिए मैंने खड़ाएं थैले में डाली और ज़्यादातर नंगे पैर ही फिरता रहा। शाम से ज़रा पहले मैं आदिनाथ मंदिर के सामने पहुंच गया। 5 बजे से रात 9 बजे तक यहाँ बड़ी चहल पहल हुआ करती थी। मंदिर की सीढ़ियों के सामने वाली सड़क पर और भी बहुत से साधु अपने अपने अड्डे जमाए बैठे थे। मैं भी फूलों वाली एक दुकान के सामने खड़ा हो गया। ये वही दुकान थी जिसकी बगल में वो तंग सा रास्ता था जहाँ से मैं इस रात फरार हुआ था। इस जगह का इंतखाब मैंने इसलिए किया था ताकि किसी हंगामी सूरत हाल में इसी रास्ते भागने का मौका मिल सके। दूसरे साधुओं की तरह मैंने भी एक कपड़ा ज़मीन पर बिछा दिया, इसके करीब ही तरशोल ज़मीन पर गाड़ दिया और एक पैर पर खड़ा हो गया। एक पैर पर देर तक खड़े रहना बड़ी मुशक्कत का काम था, लेकिन मुझे यात्रियों को मुतासिर करने के लिए कोई ना कोई शोभा तो दिखाना था। पंडित भैरू सिंह ने मुझे और भी चंद छोटे छोटे चमत्कार सिखा दिए थे जिनसे ज़ईफ़ुल अक़ीदा हिंदुओं को मुतासिर किया जा सकता था। मैं तकरीबन 2 घंटों तक एक टांग पर खड़ा रहा। मैंने दोनों हाथ नमस्कार के अंदाज में जोड़ रखे थे। इसकी पोजीशन में भी कोई फर्क नहीं आया था। यात्री मेरे करीब आकर रुकते, नमस्कार करते, मेरे सामने बिछे हुए कपड़े पर कुछ पैसे या कोई और चीज़ डाल देते और आगे बढ़ जाते। 2 घंटों में इस कपड़े पर 15-20 रुपयों की रकम के अलावा खाने पीने की बहुत सी चीज़ें जमा हो चुकी थी और मैं सोच रहा था कि मंदिर के सामने फुटपाथ पर खड़े हुए साधु की इतनी कमाई हो रही थी तो मंदिर की आमदनी का क्या हाल होगा। मैंने तो ये सुना था कि औरतें अपने कीमती जेवर तक उतार कर मूर्तियों के चरणों में डाल देती हैं और यही दौलत पुजारियों की अय्याशी का जरिया बनी हुई है। मैंने ये बात भी ख़ास तौर से नोट की थी कि कुर्बो जवार में बैठे हुए दूसरे साधु बड़ी खूनखार नज़रों से मेरी तरफ देख रहे थे। एक ऐसा आदमी भी मेरे पास आकर रुका था जिसकी उम्र 30-32 के लगभग होगी। इसने अपनी माँ को पुश्त पर लाद रखा था। इस औरत की उम्र 70 से ऊपर ही होगी। हड्डियों का ढांचा थी। इस शख्स ने एक हाथ से माँ को संभाले रखा और दूसरे हाथ से जेब से 50 पैसे का सिक्का निकाल कर मेरे सामने बिछे हुए कपड़े पर डाला और मंदिर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। और फिर मैंने एक और दिलचस्प मंजर देखा। इससे मुझे ये भी अंदाज़ा हुआ कि रिज़्क़ हलाल खाने वाले किस किस तरह मुशक्क़त करते और कैसी कैसी कठिन मराहिल से गुजरते हैं। इस आदमी की उम्र 45 के लगभग रही होगी। मखसूस अंदाज में बंधी हुई मैली सी धोती के अलावा जिस्म पर और कोई लिबास नहीं था। इसने कांधे पर एक डंडा रखा हुआ था जिसके दोनों तरफ तराजू की तरह पल्लड़े थे। ऐसे तराजू आपने लकड़ी की टाल पर जरूर देखे होंगे और इस तराजू के दोनों पल्लड़ों में 2 नहीफ और नज़ार बूढ़े बैठे हुए थे। इसका सारा बोझ इस मजदूर की गर्दन पर था जिसने एक हाथ से गर्दन पर टिके हुए डंडे को संभाल रखा था और दूसरे हाथ में सहारे के लिए एक लकड़ी थी। इसके स्याह बदन पर पसीना मोतियों की तरह चमक रहा था और वो अपने कांधों पर 2 यात्रियों का बोझ उठाए ऊपर मंदिर की सीढ़ियों की तरफ जा रहा था। दूसरी तरफ मेरी तरह हट्टे कट्टे साधु और पंडित थे जो हराम खा रहे थे। 2 घंटों तक एक पैर पर खड़े रहने के बाद मैं आलती पालती मार कर बैठ गया। मैं गहरी नज़रों से हर आते जाते शख्स को देख रहा था। मंदिर में आने वालों में दौलतमंद भी थे और ऐसे गरीब भी कि जिनके जिस्मों पर एक लंगोट के अलावा और कोई लिबास नहीं था। मुझे दरअसल एक ऐसे शख्स का इंतज़ार था जो शाम 6 और 9 बजे के दौरान किसी भी वक्त वहाँ आ सकता था। इस वक्त 9 बजने वाले थे लेकिन मेरा मतलूबा आदमी वहाँ नहीं आया था। रौनक अब ख़त्म होने लगी थी। सड़क पर बैठे हुए साधु भी अपना कारोबार समेट कर एक एक करके जाने लगे थे। 49 रुपये 50 पैसे की रकम थी। प्रसाद के नाम पर मिलने वाली मुख्तलिफ इकसाम की मिठाई के टुकड़े, नारियल और खाने पीने की दीगर चीज़ें इसके अलावा थी। मंदिर वाली गली से बाहर आकर मैंने सारी रकम और तमाम चीज़ें फुटपाथ पर बैठी हुई एक बुढ़िया की झोली में डाल दी और हरि ओम का विर्द करता हुआ आगे बढ़ गया। मेरा मतलूबा आदमी 3 दिन बाद नजर आया था। वो तकरीबन 1 घंटे बाद मंदिर से निकला था। वो शख्स जैसे ही मंदिर में दाखिल हुआ था मैंने अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया और जैसे ही वो वापस आया मैंने इसका पीछा शुरू कर दिया। गली से बाहर सड़क पर सफ़ेद रंग की एक कार खड़ी थी। वो शख्स अंदर बैठकर इंजन स्टार्ट करने लगा। मैं बड़ी फुर्ती से पैसेंजर सीट वाला दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया और चोगे के अंदर से रिवॉल्वर निकाल कर इसके पहलू से लगा दिया। शोर मत मचाना मिस्टर कालिया। मेरे हलक से गुर्राहट निकली। कार को नाकी झील की तरफ ले चलो। कौन हो तुम? कालिया के चेहरा धुआं हो गया लेकिन इसने फौरन ही अपने आप पर काबू पा लिया। कालिया पर रिवॉल्वर तारने का मतलब समझते हो? अगर तुमने गाड़ी आगे न बढ़ाई तो गोली तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। मैंने इसे धमकी दी। और एक बात और सुन लो, नाजी सिर्फ अपनी बात मनवाना जानता है, दूसरे की बात का मतलब समझने की मैंने कभी कोशिश नहीं की। नाजी वो हकलाया। इसका चेहरा एक बार फिर धुआं हो गया लेकिन अगले ही लम्हे इसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैं शहर के सारे रास्तों से वाकिफ हो चुका था। तुम्हारी कार ने नाकी झील के अलावा किसी और तरफ का रुख किया तो बिला दरेक गोली मार दूंगा। मैंने इसे दबाव में रखने के लिए रिवॉल्वर की नाल से इसके पहलू पर हल्का सा दबाव डाल दिया। वो इतना बेवकूफ़ भी नहीं था कि इस वक्त कोई गड़बड़ करने की कोशिश करता। कार शहर से निकल कर नाकी झील की तरफ जाने वाली सड़क पर आ गई। दोनों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियाँ थीं। मेरी हिदायत पर कार इसने एक पथरीले रास्ते पर मोड़ दी और पहाड़ियों में काफ़ी अंदर जाकर मैंने कार रुकवा ली और कालिया को नीचे उतार लिया।
गया। हम दोनों के अलावा यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। मैंने इसे रिवॉल्वर की जद पर रखते हुए कहा, अगर तुम मेरी एक दो बातों का जवाब दे दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बसूरत दीगर ये समझ लो कि यहाँ तुम्हारी चीखें सुनने वाला कोई नहीं होगा। तुम अब तक बचे हुए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पर हावी हो गए हो। कालिया ने कहा, तुम्हारी मौत गुजरने वाले हर लम्हे के साथ तुम्हारे करीब आ रही है, तुम बच नहीं सकोगे। दहशतगर्दी की तरबियत का कैंप कहाँ है और शमशेर सिंह का इससे क्या ताल्लुक है? मैंने इसकी बात नज़रअंदाज करते हुए पूछा। मेरे सवाल पर वो उछल पड़ा। चल लम्हे मुझे घूरता रहा, फिर अचानक ही इसने मेरे हाथ पर ठोकर मार दी। रिवॉल्वर मेरे हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। इसका ये जुमला हमला गैर मुतवक्का था, लेकिन इसके बाद मैंने इसे मौका नहीं दिया। मैंने इसे घूंसों और ठोकरों पर रख लिया। यहाँ हमारे बीच मुदाखलत करने वाला कोई नहीं था। हम आज़ादी से एक दूसरे पर हमला करते हैं। कभी मैं इस पर हावी हो जाता और कभी वो मुझे दबा लेता। एक मौके पर मैं पुश्त के बल गिरा, मेरा सर एक पत्थर से टकराया। आंखों के सामने नीली पीली सी चिंगारियां रक्स करने लगी। मैं सर को जोर जोर से झटके देने लगा और फिर मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। कालिया ने दोनों हाथों में एक बहुत बड़ा पत्थर उठा लिया था। शायद वो मेरा सर कुचलना चाहता था, लेकिन मैं इन वक्त पर बड़ी फुर्ती से एक तरफ हट गया। पत्थर ठीक इस जगह लगा जहाँ एक सेकंड पहले मैं मौजूद था। इसके बाद मैंने कालिया को मौका नहीं दिया। इसकी धुनाई के साथ में इससे सवाल भी पूछता रहा, लेकिन वो बड़ा सख्त जान साबित हुआ। इसने जुबान नहीं खोली। इस पर मजीद तवानाई ज़ाया करना बेकार था। वो आखिरी मरतबा जैसे ही नीचे गिरा, मैंने एक पत्थर उठाकर इसके सर पर दे मारा। कालिया की खोपड़ी पाश पाश हो गई। वो पत्थरों पर मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़पता रहा और मैं एक तरफ खड़ा तमाशा देखता रहा। मैंने अपना रिवॉल्वर तलाश किया, कालिया की लाश को कार की डिग्गी में डाला और ड्राइविंग सीट पर बैठकर इंजन स्टार्ट कर दिया। कार मैंने शहर के पहले चौराहे पर छोड़ दी और बड़े इत्मीनान से मुख्तलिफ रास्तों पर चलता हुआ अपने ठिकाने पर आ गया। सुबह पूरे शहर में खलबली सी मच गई। नागराज का एक अहम आदमी मारा गया था और वाज़ेह तौर पर मेरा नाम लिया जा रहा था। नागराज के आदमी और पुलिस एक बार फिर मेरी तलाश में फिरने लगे, सरगर्म हो गए। एक हफ्ता गुजर गया और इस हफ्ते के दौरान नागराज के 3 और अहम आदमी मेरे हाथों मारे गए। पूरे शहर में एक दहशत सी फैल गई। ये पहला मौका था कि नागराज के करीबी आदमी इस तरह मारे जा रहे थे और वो कुछ नहीं कर सकता था। आखिरी आदमी को मैंने आदिनाथ मंदिर के अंदर ही गला घोंट कर हलाक किया था। इसकी लाश बरामद हुई तो मंदिर के पुजारियों में भी एक सनसनी सी फैल गई। उस रोज़ मैंने पहली मरतबा नागराज को देखा। वो गुस्से में पागल हो रहा था। इसके सर पर बाल होते तो वो यकीनन इन्हें नोच डालता। वैसे इसका गैज़ो गज़ब काबिल दीद था। और फिर इसी रोज़ नागराज मंदिर से गायब हो गया। ये मेरी बहुत बड़ी कामयाबी थी। मैंने नागराज जैसे शख्स को रोपोश होने पर मजबूर कर दिया था। इससे अगले रोज़ रात 9 बजे के करीब पेट्रोल पंप के इलाके में वाक़ई एक शॉपिंग सेंटर में बेला को देखकर मैं चौंक गया। बेला जीन्स और टी शर्ट पहने हुए थी। मैंने अब तक जितने आदमियों को शिकार बनाया था, इनमें हर एक ने इंकशाफ किया था कि बेला नागराज और राना शमशेर के सबसे ज़्यादा करीब है। मैंने बेला का ताक़ुब शुरू कर दिया। पिछली मरतबा वो अपने साथियों की मुदाखलत की वजह से बच गई थी, लेकिन अब मैं इसे ऐसी जगह ले जाता जहां नागराज या इसके आदमियों के फरिश्ते भी इसका सुराग नहीं लगा सकते थे। बेला शॉपिंग करती फिर रही थी। वो कई दुकानों में गई थी। मैं साये की तरह इसके पीछे हुआ था। जब वो किसी दुकान में जाती तो मैं बाहर खड़ा रहता। इस निगरानी के दौरान बेला ने एक मरतबा भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। आखिरकार वो कुछ आगे जाकर सुर्ख रंग की एक कार के करीब रुक गई। इसके एक हाथ में 3-4 शॉपिंग बैग्स थे। दूसरे हाथ से इसने ड्राइविंग साइड का दरवाज़ा खोला। पहले झुककर शॉपिंग बैग्स पिछली सीट पर डाले और फिर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। इसने जैसे ही चाबी इग्निशन में लगाई, मैं इसके करीब पहुँच गया। सुंदरी, मैंने झुकते हुए कहा, यह साधु बहुत थक गया है। अगर तुम इसे अपनी कार पर दूर तक छोड़ दो तो बड़ी कृपा होगी। भगवान तुमसे खुश हो जाएंगे। ये लोग आपके लिए दूसरी कार ले आए हैं साधु महाराज, आप इसमें बैठ जाइए। बेला ने मुस्कुराते हुए मेरे पीछे इशारा किया। मैंने मुड़कर देखा और मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। वो 2 आदमी थे जो मुझसे सिर्फ 2 कदम के फासले पर खड़े थे। दोनों के हाथों में पिस्तौल थे जिनका रुख मेरी तरफ था। मैंने जैसे ही अपनी जगह से हरकत की, इनमें से एक ने बड़ी फुर्ती से मुजाहिरा किया और पिस्तौल का दस्ता मेरे सर पर रसीद कर दिया। ज़रब खासी जोरदार थी। मेरी आंखों के सामने नीली पीली चिंगारियां सी रक्स करने लगी। फिर मेरा जहन तारीकी में डूबता चला गया। आंख खुलने पर मैंने अपने आप को नंगे फर्श पर पाया। मेरे सर में धमाके से हो रहे थे। आंखों के सामने इस वक्त भी धुंधी सी फैली हुई थी। कुछ वाज़ेह तौर पर दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उठने की कोशिश की तो बेख्तियार करा उठा। सर में उठने वाली तेज शदीद थी। मेरा हाथ सर पर पहुंच गया। तकरीबन 2 इंच घूमड़ा उभरा हुआ था। अब तक मेरा जहन उलझा हुआ था, लेकिन सर में उठने वाली तेज से हर बात वाज़ेह होती चली गई और मुझे याद
बताने लगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने बेला से इसकी कार में लिफ्ट मांगी थी। मेरा इरादा था कि मैं कार में बैठने के बाद बेला को गन पॉइंट पर मंदिर वाली बंगले में ले जाऊंगा, लेकिन मैं ही इसके जाल में फंस गया था। वो वाकई ज़हीन औरत थी, जहानत और चालाकी में इस मर्तबाबाजी ले गई थी। शॉपिंग सेंटर में अपनी ताकों में पाकर इसे मुझ पर शुबा होगा और इसने किसी दुकान ही से अपने आदमियों को फ़ोन कर दिया होगा और मैं बड़ी आसानी से इसके जाल में फंस गया था। वो कमरा खासा बड़ा था, मगर फर्नीचर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। फर्श बिल्कुल नंगा और साफ सुथरा था। छत ज़्यादा ऊंची नहीं थी। बहुत पुरानी मॉडल का पंखा बहुत हल्की रफ्तार से चल रहा था, अलबत्ता इसकी आवाज़ खासी बुलंद थी। पंखे की रफ्तार और छत की बुलंदी को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि मैं हाथ उठाकर बड़ी आसानी से इस पंखे को रोक सकता था। मैं कुछ देर तक फर्श पर पड़ा ट्यूबलाइट की मरकरी रोशनी में कमरे की सपाट दीवारों को घूरता रहा, फिर उठकर बैठ गया। सर में टेसे अब भी उठ रही थी, मगर तकलीफ काबिल बर्दाश्त थी। इधर उधर देखते हुए मेरे जहन में एक अजीब सी उलझन सर उभार रही थी। इस कमरे में कोई खिड़की या रोशनदान क्यों नहीं था? कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था, लेकिन कोई बात समझ में नहीं आ रही थी और मेरे बाएं गाल पर शायद किसी मच्छर ने काटा था। खुजाने के लिए मैंने हाथ उठाया तो सारी बात समझ में आ गई। मेरा चेहरा साफ था, दाढ़ी और मूंछें गायब थी। मेरे मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। शॉपिंग सेंटर में मुझे अपने ताकों में पाकर बेला को शुबा हुआ था। मुझे अगवा करके यहाँ लाने के बाद इसके आदमियों ने सबसे पहला काम गालिबन यही किया कि बेहोशी में मेरी दाढ़ी मूंछें साफ कर दी। वो मेरी सूरत से आशना नहीं थे, लेकिन बेला ने मुझे पहचान ही लिया था। मुझे इस बारे पर भी हैरत थी कि मेरे हाथ पैर बांधे हुए नहीं थे। इन्हें शायद ये इत्मीनान रहा होगा कि मैं यहाँ से भाग नहीं सकूंगा। जब मैंने शॉपिंग एरिया में बेला का ताकुब शुरू किया, इस वक्त रात के 9 बजे थे। ताकुब का ये सिलसिला तकरीबन पौने घंटे तक जारी रहा था और फिर मैं इनके हत्थे चढ़ गया। इसलिए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि इस वक्त क्या वजह था। आया ये रात ही का हिस्सा था या दूसरा दिन शुरू हो चुका था। मेरे जिस्म पर वही लिबास था, यानी गेरुए रंग का चोगा, जिसके नीचे मैंने चड्डी पहन रखी थी और बेल्ट में रिवॉल्वर अड़सा हुआ था। मैंने टटोल कर देखा, बेल्ट तो कमर पर बंधी हुई थी, मगर रिवॉल्वर गायब था। इतने बेवकूफ़ तो वो हरगिज़ नहीं थे कि मेरी तलाशी न लेते। मैं उठकर दरवाजे के करीब चला गया। दरवाज़ा लकड़ी का था, मगर खासा मजबूत था और दिलचस्पी की बात यह थी कि अंदर की तरफ दरवाजे में ना हैंडल था, ना ही चटखनी या कुंडा था। यानी मैं ना तो दरवाजे को अंदर की तरफ बंद कर सकता था और ना ही इसे खोल सकता था। मगर कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। एक बात बहरहाल तय थी कि ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं इनके कई आदमियों को मौत के घाट उतार चुका था। मेरे पेदर पे कार्रवाइयों की वजह से नागराज को मंदिर छोड़कर किसी और जगह मुंतकिल होना पड़ा था और मैं ये भी जानता था कि मेरे बारे में जो भी फैसला करेगा नागराज ही करेगा और इसे यकीनन मेरे पकड़े जाने की इतला दी जा चुकी होगी। मैं देर तक कमरे में टहलता रहा और फिर दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। अब मैं छमिया और पंडित भैरू सिंह के बारे में सोचने लगा। जब से मैंने साधु का ढोंग रचाया था, दिन भर शहर में घूमने के बाद रात 10 बजे के करीब अपने ठिकाने पर पहुंच जाया करता था, लेकिन आज तो मैं इस तहखाने में कैद था। लोग यकीनन परेशान होंगे। हो सकता है भैरव सिंह ने अपने कुछ आदमियों के जरिए मेरी तलाश शुरू करा दी हो। इसके साथ ही दिल में ये दुआ भी मांग रहा था कि छमिया मेरी तलाश के लिए निकलने की हमाकत न कर बैठे। इसे तो आसानी से शनाख्त किया जा सकता था। अगर वो इनके हाथ लग गई तो बड़ी गड़बड़ हो सकती थी। वो मामूली के तशद्दुद के साथ लेडी डॉक्टर शांता का पता बता दी थी और शांता 2-4 थप्पड़ खाने के बाद अलका अग्निहोत्री का राज खोल देती। इस तरह ना सिर्फ बहुत से लोग मारे जाते, बल्कि मेरा सारा मंसूबा खाक में मिल जाता। मैं यही सब कुछ सोचता हुआ दीवार से टेक लगाए बैठे बैठे हों गया था, लेकिन सर पर पड़ने वाली ठोकर मुझे होश में ले आई। मैं ठोकर खाकर फर्श पर लुढ़क गया था, लेकिन दूसरे ही लम्हे उठकर खड़ा हो गया और हमला करने वाले की तरफ लपका। यह हरकत मुझसे बिल्कुल लाशऊरी तौर पर और इज़्तिरारी तौर पर हो गई थी। इस वक्त तो मैं मुकम्मल तौर पर अपने हवास में नहीं था, जिसके नतीजे में कनपट्टी पर लगने वाले घोंसे ने मेरे 14 तबक रोशन कर दिए। मैं लड़खड़ा कर गिरा, मेरे मुंह से करार निकल गई और आंखों के सामने एक बार फिर नीली पीली सी चिंगारियां रक्स करने लगी। मैं सर को जोर जोर से झटके देने लगा। मेरे हवास अभी बहाल नहीं हुए थे कि मुझ पर गोया क़यामत टूट पड़ी। ठोकरें वजनी हथौड़ों की तरह मेरे जिस्म पर बरस रही थी। हर ठोकर पर मैं बिलबिला उठता। हकीकत ये थी कि मैं अभी तक इस जल्लाद की सूरत भी नहीं देख सका था जो मुझ पर ठोकरी बरसा रहा था। आखिरी ठोकर खाकर मैं संभल गया और दीवार के साथ खड़ा हो गया। मैंने आस्तीन से होंठों से बहने वाला खून साफ किया और इस शख्स की तरफ देखने लगा। वो मुझसे 3-4 कदम के फासले पर खड़ा था। 6 फुट से निकलता हुआ कद, बॉडी बिल्डरों जैसा मजबूत जिस्म, दोनों कानों में बालियां थीं, आंखों में खून जैसी सुर्खी और सर के बाल बर्गर टाइप के थे।
दाएं बाएं और पीछे से खोपड़ी साफ थी। दरमियान में तकरीबन 1 इंच ऊंचे बाल इस तरह थे जैसे खोपड़ी पर जला हुआ स्याह बर्गर रखा हुआ हो। इसने नीली जीन्स और ऊपर बगैर आस्तीन के बुनियान पहन रखी थी। कमर पर चमड़े का चौड़ा बेल्ट था और दोनों कलाइयों पर भी बॉडी बिल्डरों ही की तरह स्याह चमड़े के स्ट्रैप लिपटे हुए थे। दूसरा आदमी दरवाजे के करीब खड़ा था। इसका हुलिया अगरचे कुछ मुख्तलिफ था, मगर शक्लो सूरत से वो भी छोटा हुआ ही लग रहा था। वो दरवाज़ा आम दरवाज़ों की तरह अंदर या बाहर की तरफ नहीं खुलता था, बल्कि स्लाइडिंग डोर था जो इस वक्त आधे के करीब खुला हुआ था और बाकी आधा हिस्सा दीवार में गायब था। मुझे समझने में देर न लगी कि ये दरवाज़ा बाहर से ही किसी मैकेनिज़्म के तहत खुलता और बंद होता होगा। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।